इंडियन आर्म फोर्सेस में अभी बड़ी मात्रा में एक इंडिजिनस स्नाइपर या एंटी मैटेरियल राइफल को शामिल करने का फैसला किया गया है। भारत की पीएम या प्रेसिडेंट के वीवीआईपी प्लेन्स के अंदर की इमेजेस को इंटरनेट में लीक करने की वजह से एयर इंडिया 1 की ऑफिसर को सस्पेंड किया जा चुका है। यूनिफाइड मैरीटाइम कमांड क्या होने वाली है और इसको सेटअप करने के ऊपर अभी इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? पिनाका रॉकेट्स की अपडेटेड वेरिएंट को टेस्ट करने के बाद अभी डीआरडीओ की तरफ से गाइडेड पिनाका को भी ऑलमोस्ट तैयार किया जा चुका है और सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट अभी भारत को परमाणु हमले की धमकी देते हुए पाए गए हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडिजिनस स्नाइपर राइफल को लेके है। आप सब हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस में इंडिजिनस स्नाइपर राइफल्स को क्यों इंडक्ट नहीं किया जाता है। तो अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से खबर सामने आई है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी स्वदेशी तरीके से डेवलप किए गए हाई कैलिबर की स्नाइपर राइफल्स को इंडियन आर्मी को ऑफर किया जाएगा। इस राइफल का नाम विध्वंसक है और ये 100% तक स्वदेशी तरीके से डेवलप किया गया है और इसको अभी बीएसएफ की तरफ से लिमिटेड नंबर में इस्तेमाल भी किया जाता है। इस राइफल को एक स्नाइपर राइफल के बदले एक एंटी मैटेरियल राइफल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 14.5 mm और 20 mm के राउंड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक मल्टी कैलिबर राइफल है जिसमें 2 अलग अलग तरह के राउंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 14.5 mm के राउंड के साथ 1800 मीटर तक निशाना लगाया जा सकता है, जबकि 20 mm के राउंड के साथ इसका इफेक्टिव रेंज 1300 मीटर तक है। यह राइफल कम्प्लीटली डिटैचेबल है और इसको कम्प्लीटली डिटैच करने के बाद 2 लोग इसको अलग अलग करके कैरी कर सकते हैं। इससे पहले इंडियन आर्मी भी ऐसे राइफल को साउथ अफ्रीकन कंपनी डनेल से इंपोर्ट करती है, लेकिन अभी हमें इनको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। शुरू में इंडियन आर्मी की तरफ से इनकी वेट की वजह से इनको इंडक्ट करने को लेकर इनकार किया जा रहा था, लेकिन अभी जब साउथ अफ्रीकन मॉडल को इससे कंपेयर किया गया तो वो इसके मुकाबले भी और ज्यादा हैवी पाए गए थे, जिस वजह से आगे चल के इसको बड़ी मात्रा में शामिल किया जा सकता है। और अगर ऐसा किया जाता है तो हम लगभग $90 मिलियन के आसपास सेव कर सकते हैं। एक और बात भी मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं इसको हम एक नॉर्मल स्नाइपर राइफल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल 50 कैलिबर के राइफल्स होते हैं उसमें 12.7 mm के आसपास के राउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ही सोचिए कि 14.5 mm या फिर 20 mm के राउंड कितने बड़े होंगे, और आप ये भी सोच सकते हैं कि इसके साथ ये कितना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इनको नॉर्मली हम दुश्मन के बंकर्स उड़ाने के लिए, लाइट आर्मर्ड व्हीकल को नाकाम करने के लिए या फिर उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम को नाकाम करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी एक डाउन साइड ये कि राइफल्स काफ़ी हैवी होते हैं, जिस वजह से इनको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये इतना मोबाइल नहीं होते हैं। साथ ही इनकी जो मैगजीन होती है उसमें एक ही बार में 3 ही राउंड को लोड किया जा सकता है और इस वजह से कि 14.5 mm या फिर 20 mm के जो राउंड होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। मतलब अगर आप एक नॉर्मल साइज की इंसान की हथेली की बात करेंगे तो तब भी ये राउंड उससे बड़े होते हैं। अगला अपडेट AK-203 असॉल्ट राइफल को लेके है। रशिया की रोजोबोरोन एक्सपोर्ट की तरफ से अभी भारत के साथ अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को शेयर करने का ऑफर दिया गया है और ये मेनली AK-203 राइफल के बारे में बात किया जा रहा है। रोजोबोरोन एक्सपोर्ट का कहना है कि वो अभी तक HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ जॉइंटली काम कर चुके हैं और रशिया अभी भारत का एक मेजर डिफेंस पार्टनर भी है और अभी रोजोबोरोन एक्सपोर्ट का नेक्स्ट टारगेट इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल करना है, जो कि करवार में बनने वाली है। इसमें रशिया की तरफ से भारत में AK-203 असॉल्ट राइफल की प्रोडक्शन को शुरू करने का एम रखा गया है, जिसमें अभी इन राइफल्स की प्रोडक्शन को यहाँ पर 100% तक लोकलाइज करने का एम रखा गया है और इसकी टेक्नोलॉजी को भी वो भारत के साथ शेयर करने की बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया गया, जिस वजह से यहाँ पर इन राइफल्स की सीरीज प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पा रही है। पर रोजोबोरोन एक्सपोर्ट का कहना है कि अभी भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और उनके बीच इन राइफल्स की टेक्निकल कन्फिगरेशन फाइनल हो चुकी है, क्योंकि रशिया और इंडियन AK-203 राइफल में थोड़ा सा अंतर होने वाला है। अभी रशिया की तरफ से यह भी क्लियर किया जा चुका है कि भारत में बनने वाले राइफल्स को आगे चल के बाहर के देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जो कि आगे चल के भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशन को हासिल करने में भारत को मदद कर सकता है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके है। आप सभी बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75I के अंदर भारत अभी 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को खरीदना चाहता है। इसी में अभी 5 अलग अलग फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से अभी 2 इंडियन शिपयार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, जिनमें मजगांव डॉक लिमिटेड और L&T शामिल है।
अब ये दो इंडियन शिपयार्ड की तरफ से आगे चल के साउथ कोरिया की DSME, फ्रांस की नेवल ग्रुप, स्पेन की नवंतिया, जर्मनी की TKMS और रशिया के रूबिन डिजाइन ब्यूरो में से किसी एक के साथ टाई अप किया जा सकता है। इसी दौरान जब बाकी सभी शिपयार्ड की तरफ से भी स्टैंडर्ड को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, स्पेन की नवंतिया ग्रुप की तरफ से अभी अपनी S80+ क्लास की सबमरीन को भारत को ऑफर किया जा रहा है। इसके बारे में हाल ही में नवंतिया ग्रुप की सोशल मीडिया पेज पर एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि अभी वो अपनी S80+ क्लास की सबमरीन को भारत को ऑफर करना चाहते हैं और इसी क्लास की पहली सबमरीन को वो अभी 2021 के अंदर ही स्पेन को डिलीवर करने वाले हैं। और अगर इसको भारत सिलेक्ट करता है तो इसको आगे चल के भारत में ही बनाए जाने के साथ साथ इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा। इन सबमरीन की स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये लगभग 3200 टन के आसपास हो सकती है। इसकी लेंथ 81.05 मीटर, बीम 11.68 मीटर और ड्राफ्ट 6.2 मीटर का है। इनकी रेंज ऑलमोस्ट 8000 नॉटिकल माइल की और ये एक ही बार में 32 क्रू मेंबर के साथ 8 एडिशनल ट्रूप को कैरी कर सकते हैं। वेपन्स की बात करें तो इनमें 6 533 mm के टॉर्पेडो के साथ साथ हार्पून जैसे एंटीशिप मिसाइल को भी कैरी किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत की VVIP एयरक्राफ्ट को लेके है, जिनको हमारे PM या प्रेसिडेंट अपने विदेश यात्रा के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो हाल ही में ही भारत को 2 ब्रांड न्यू बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को हेवीली मॉडिफाई करके डिलीवर किया गया था, जिनको आगे से हमारे PM या प्रेसिडेंट अपने विदेश यात्रा के दौरान इस्तेमाल करने वाले हैं। इन एयरक्राफ्ट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनमें क्या क्या खूबियां मौजूद हैं और बताया जाता है कि ये US प्रेसिडेंट की एयरफोर्स 1 की तरह ही सुरक्षित है। लेकिन अभी इस एयरक्राफ्ट की कुछ इमेजेस को सोशल मीडिया में शेयर किया गया था, जो कि काफी हद तक चिंता का विषय बन चुका है और इसकी इमेजेस को लीक करने वाले ऑफिशियल को भी सस्पेंड भी किया जा चुका है। अभी जो इमेजेस आप लोग देख रहे हैं ये भी उसी एयरक्राफ्ट का इमेज है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराया गया था और ये बाहर की इमेजेस थी, जिस वजह से इससे कोई खतरा नहीं था, जिसको हमारी सरकार की तरफ से प्रेस के लिए रिलीज किया गया था। लेकिन जिस इमेजेस की वजह से अभी एयर इंडिया के ऑफिशियल को सस्पेंड किया गया था, वो इस एयरक्राफ्ट के इंटरनल इमेजेस थे और वो इस एयरक्राफ्ट की केबिन के अंदर इमेजेस को खींचकर उनके रिलेटिव के पास फॉरवर्ड कर दिए थे और उसके बाद इनको सोशल मीडिया में शेयर किया गया था। अब इस एयरक्राफ्ट के अंदर क्या क्या लगा है ये हाईली क्लासिफाइड है, जिस वजह से इसकी इमेजेस को बाहर कहीं पे शेयर करना कितना सही या फिर कितना गलत है ये सब आप सब समझ सकते हैं। और फिलहाल इसे कोई आम पायलट भी ऑपरेट नहीं करते हैं और जो पायलट हैं उनको अच्छी तरीके से पता होता है क्या शेयर किया जा सकता है और क्या शेयर नहीं किया जा सकता है, तो किस वजह से उन्होंने ऐसा किया था अभी इस बात को लेकर जांच किया जा रहा है। इसलिए PM ऑफिस की तरफ से इस सब पिक्चर को देखने के बाद इस पर जांच करने की मांग की गई थी, जिसके बाद एयर इंडिया 1 के कैबिन सुपरवाइजर को टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पे सस्पेंड किया गया है और आगे चल के क्या कार्रवाई होती है तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही पता लग सकता है। अगला अपडेट पिनाका रॉकेट्स को लेके। तो हाल ही में ही भारत की तरफ से पिनाका रॉकेट्स की एक अपडेटेड वर्जन को टेस्ट किया गया था, जो कि बेसिकली पिनाका मार्क 1 स्टैंडर्ड को बेस करके डेवलप किया गया था, लेकिन इसका रेंज यहाँ पर मार्क 1 स्टैंडर्ड की पिनाका रॉकेट से थोड़ा बेहतर था। इसी दौरान भारत की तरफ से एडिशनल 6 पिनाका रेजिमेंट को भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस में शामिल करने की बात की गई थी। पिनाका मार्क 1 वेरिएंट की बात करें तो इनकी रेंज लगभग 38 किलोमीटर तक है और इसकी अपग्रेड वेरिएंट की बात करें तो इसका रेंज 45 किलोमीटर है। इसी के साथ ही अभी DRDO की तरफ से पिनाका रॉकेट्स की 2 नए वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, जिनमें से एक का नाम पिनाका मार्क 2 है, जो कि लगभग 60 किलोमीटर तक मार कर सकता है। साथ ही एक गाइडेड पिनाका भी है, जो कि ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अभी मिली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसकी डेवलपमेंट अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और इसमें GPS की तरह हमारी IRNSS सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकेगा। DRDO के साइंटिस्ट का कहना है कि शुरू में जब 1980s के दौर में पिनाका रॉकेट्स को डेवलप करना शुरू किया गया था तो उस वक्त इसको एक वाइड एरिया को एक ही बार में न्यूट्रलाइज करने का एम रखकर डेवलप किया गया था, यानी कि इसमें सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़े एरिया को टारगेट किया जाता है और उसके बाद उस एरिया को एम करके इस पे अंधाधुंध फायरिंग की जाती थी, जिसके बाद उस एरिया में मौजूद सभी टारगेट को काफी नुकसान हो जाता था। पर गाइडेड पिनाका का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसे पिन पॉइंट स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इसको रॉकेट ही कहा जा रहा है, लेकिन ये रॉकेट और मिसाइल की हाइब्रिड वेरिएंट होने वाला है। अभी इसकी डेवलपमेंट ट्रायल के बाद इसकी इंटरनल ट्रायल की जाएगी और उसके बाद इसको इंडियन आर्मी को यूजर ट्रायल करने के लिए ऑफर किया जाएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट
सरदार मसूद खान ने रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करते हुए भारत के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं। सबसे पहले तो उनका ये कहना था कि अगर मुस्लिम कंट्रीज कुछ नहीं करते हैं तो फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी कारण ये कि अगर भारत की ऑलमोस्ट 9 लाख की ब्रूटल फोर्स की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाता है तो बम के साथ साथ पाकिस्तान की और भी बहुत कुछ चीजें फटने वाले हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को डेली टू डेली काम करने में काफी दिक्कत हो सकता है। उनका यह भी कहना है कि भारत की तरफ से अभी अपने कब्जे में रखे गए कश्मीर के लोगों के ऊपर डेली अत्याचार किया जा रहा है और अभी तक लगभग 11,000 के आसपास कश्मीरियों को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मार गिराया गया है। इसके लिए तुरंत यूनाइटेड नेशन को कुछ कार्रवाई करना चाहिए और अगर जल्दी से जल्दी उसको यूनाइटेड नेशन की तरफ से रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं किया जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। और अभी तो भारत की तरफ से गलत तरीके से कश्मीर के लैंड्स को भी दूसरे लोगों को बेचना शुरू किया जा चुका है, जिसे तुरंत ही यूनाइटेड नेशन को रोकना चाहिए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज की तरफ से अभी अपनी पर्सनल गेन को नजर में रखे हुए भारत के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाया जा रहा है। और ऐसे ही एक नहीं बल्कि पाकिस्तान के लीडर्स की तरफ से कई सारे स्टेटमेंट दिए गए थे। अब इस बात से साफ होता है कि ये लोग अभी भारत से कितना डरे हुए हैं। वैसे ना तो अभी तक भारत की तरफ से सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर को लेके या फिर पाकिस्तान के ऊपर ऑफेंसिव स्ट्राइक करने की धमकी दी गई है या फिर उनको धमकाने की कोशिश की गई है। ये लोग अभी अपने मन ही मन डरने के साथ साथ भारत के ऊपर आरोप लगाना चालू कर रहे हैं कि अगर यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं करता है तो साउथ एशिया में बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, जिससे साफ होता है कि जंग शुरू करने का इरादा किसका है और शुरू करने के बाद जंग हार जाने का डर किसके मन में है। अगला अपडेट भारत की यूनिफाइड मैरीटाइम कमांड को लेके। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से अब एक यूनिफाइड मैरीटाइम कमांड को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके हेडक्वार्टर को या तो करवार में या फिर हैदराबाद में सेटअप किया जा सकता है। इसको सेटअप करने के लिए अभी कंप्लीट ब्लूप्रिंट को तैयार किया जा रहा है और इसे आगे चल के एक वाइस एडमिरल या फिर एडमिरल रैंक के ऑफिसर लीड करने वाले हैं। सोर्सेज के मुताबिक हमारी यूनिफाइड मैरीटाइम कमांड हमारी ईस्टर्न, वेस्टर्न और अंडमान निकोबार कमांड को मिक्स करके बनाया जाने वाला है, जिसके हेडक्वार्टर को शायद हमारी ईस्ट कोस्ट में कहीं पर रखा जाएगा। इसमें नेवल ऑपरेशन के लिए अलग अलग तरह के वॉरशिप्स के साथ साथ एक डेडिकेटेड एयर विंग और एम्फीबियस ऑपरेशन करने के लिए इंडियन आर्मी की यूनिट भी मौजूद रहने वाली है। और आर्मी की एम्फीबियस यूनिट में इन्फेंट्री, आर्मर्ड रेजिमेंट और मैकेनाइज्ड यूनिट शामिल रहने वाली है। इससे होगा क्या कि किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन को करने के लिए जो सर्विस मोबिलाइजेशन टाइम रहेगा वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक ही कमांड के अंदर हमारी तीनों सर्विस मौजूद रहने वाले हैं। अभी अगर हमारी अलग अलग आर्म फोर्सेस की बात करें तो हमारे पास टोटल 17 कमांड है, जो कि देश भर में फैले हुए हैं, जिनको अभी एक ही कमांड के अंदर समेटने का प्लान किया जा रहा है। और इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल रहने वाले हैं, जिससे किसी भी ऑपरेशन को लॉन्च करने में हमको काफी मदद होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।